द अहोम्स। तो इस सेक्शन में हम अहोम ट्राइब के बारे में जानेंगे। सो 13th सेंचुरी में अहोम्स म्यांमार, जो कि प्रेजेंट डे म्यांमार है, उससे माइग्रेट होकर ब्रह्मपुत्र वैली के पास आकर रहने लग गए थे। ठीक है, सो यू कैन सी इन दिस मैप। तो म्यांमार से आके इधर ब्रह्मपुत्र के पास ये लोग आके रहने लग गए थे। So they created a new state by suppressing the older political system of the भूयांस। तो यहाँ पे जो पहले से ही एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था भूयांस का, भूयांस कौन, लैंडलॉर्ड, तो जो जमींदार वगैरह होते हैं उनको सप्रेस करके, उनको दबाकर ये लोगों ने अपना नया स्टेट स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो 16th सेंचुरी के टाइम में अहोम्स ने जो किंगडम ऑफ चुटियास था 1523 में, उसको अपने कंट्रोल में लिया। फिर 1581 में जो कोच खाजो वाला इलाका है उसको भी अपने अंडर में ले लिया। सो अहोम्स ने धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी स्टेट बना ली, एक बहुत बड़ा राज्य बना लिया। और इस इतने बड़े राज्य को बनाने के लिए उन लोगों ने फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, फायर आर्म्स क्या होते हैं, ये जो बंदूक वगैरह होती हैं, तो उनका इस्तेमाल किया था। और 1660s तक ये लोग खुद से हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनन्स बनाने लग गए थे। तो मतलब कि देखो ये लोग कितने ज्यादा डेवलप्ड हो चुके थे कि 1660s तक, 17th सेंचुरी तक ये लोग खुद से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गन पाउडर और कैनन्स, कैनन्स क्या होती है, तोप, तो उनको ये लोग बनाने लग गए थे। अब ऐसा नहीं था ओम्स की लाइफ में जो है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं था। सो इन लोगों को बहुत सारे इन्वेजन्स फेस करने पड़े। इन्वेजन्स मतलब कि जो इनके इलाके में आके कोई घुसपैठ कर रहा है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो साउथ वेस्ट जो इलाका है वहां से बहुत सारे इन्वेजन्स हुए अहोम के स्टेट पर। सो 1662 में मीर जुमला के अंडर जो मुगल्स थे, तो मुगली सेना ने अहोम किंगडम पर हमला कर दिया और उनको हरा दिया। तो वैसे तो अहोम्स ने बहुत ही कड़ा मुकाबला दिया था, उन्हें डटकर सामना किया, बट फिर भी ये लोग हार गए। पर ये जो मुगल्स का डायरेक्ट कंट्रोल था अहोम्स के ऊपर, वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, राइट। बट द डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, कि अहोम्स के ऊपर ज्यादा दिन तक मुगल्स कंट्रोल नहीं कर पाए। सो अहोम की जो स्टेट थी, अहोम का जो राज्य था, वो एक फोर्स्ड लेबर के सिस्टम पर डिपेंड करता था। फोर्स्ड लेबर क्या होता है कि जब आप किसी को जबरदस्ती काम करने के लिए कह रहे हो, राइट, कि फोर्स्ड लेबर हो रहा है। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पिग्स। तो जिन लोगों को काम करने के लिए बोला जाता था, फोर्स किया जाता था, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था, पिग्स। सो एक सेंसस होता था पॉपुलेशन का, सेंसस मतलब कि जनगणना। ये देखा जाता था कि एक इलाके में कितने सारे लोग हैं, एंड ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पेक्स बाय द रोटेशन। तो हर एक जो विलेज थी, हर एक जो गांव था, उसको रोटेशन में कुछ पेक्स को भेजना पड़ता था काम के लिए, कि आज ये वाले विलेज पेक्स को भेजेगी। पेक्स कौन, जो लेबर थे, जो फोर्स लेबर थे। ठीक है, कि आज आपको काम करने जाना है, फिर कुछ और दिन बाद दूसरे विलेज से पेक्स को भेजा जाएगा, फिर तीसरी विलेज से पेक्स को भेजा जाएगा। तो इस तरीके से रोटेशन से पेक्स को भेजा जाता था अलग अलग विलेजेस से। और फिर इस टाइम पे क्या किया जा रहा था, अहोम्स में एक बैलेंस सा बनाने की कोशिश की जा रही थी पॉपुलेशन में। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज थे, मतलब कि ऐसे एरियाज जहाँ बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, तो उन लोगों को ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा था जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, राइट। और इसी तरह से धीरे धीरे जो अहोम्स क्लैन थी, ये जो अहोम्स के ग्रुप थे, कबीले थे, वो धीरे धीरे करके टूट गए, क्योंकि सब लोग को इधर उधर भेजा जा रहा है। सो वॉर के टाइम लगभग हर एक जो अडल्ट मेल होता था वो आर्मी में सर्व करता था। मतलब कि जो भी अडल्ट है आदमी, उसको वॉर के टाइम पे लड़ना पड़ता था, उसको आर्मी में सर्व करना पड़ता था। और जब वॉर नहीं रहती थी, जब पीस टाइम पे क्या होता था कि वो लोग दूसरे कामों में, जैसे कि डैम्स वगैरह बनवाना हो गया, इरिगेशन सिस्टम को बनवाना, और दूसरे पब्लिक वर्क्स जैसे रोड वगैरह बनवाना या बिल्डिंग्स बनवाना, तो उन सब चीजों में ये लोग बिजी रहते थे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को करवाने के लिए फोर्स्ड लेबर की जरूरत होती थी, कि जो भी स्टेट का काम है, कहीं पे डैम्स वगैरह बन रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम है, तो वहां पे फोर्स्ड लेबर का यूज किया जाता था। ठीक है, तो जो मेल अडल्ट थे पीस टाइम पे वो लोग ये सब काम करते थे, और अगर वॉर होती थी तो उन्हें आर्मी में भी लड़ना पड़ता था। सो अहोम्स ने एक नया मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन भी इंट्रोड्यूस किया था, कि एक नए तरीके से राइस कल्टीवेशन कैसे की जाती है। सो अहोम्स की जो सोसाइटी है वो क्लैंस या फिर खेल्स, खेल्स में वो डिवाइडेड थी। ठीक है, कि मतलब पूरे अहोम सोसाइटी को अलग अलग खेलों में डिवाइड किया हुआ था। तो अहोम्स में इतने ज्यादा आर्टिशंस की कास्ट नहीं थी। जो आर्टिशंस होते हैं, मैसन्स वगैरह, तो उन लोगों की इतनी ज्यादा
पॉपुलेशन नहीं थी अहोम्स में, और इसीलिए जो आसपास के किंगडम्स होते थे उनसे उनके आर्टिशंस अहोम्स के जो किंगडम है उसमें आते थे। सो जैसे कि हमने देखा कि जो अहोम की सोसाइटी है वो खेल्स में डिवाइडेड थी, तो हर एक खेल जो है उसके अंडर काफी सारी विलेजेस आती थी। और विलेजेस में क्या किया जाता था, एक विलेज कम्युनिटी होती थी जो कि पेजेंट्स को जमीन देती थी खेती बाड़ी करने के लिए, लैंड देती थी। ठीक है, तो विलेज कम्युनिटी जो है वो पेजेंट को लैंड देती थी, और ये लैंड जो राजा है वो भी नहीं उस लैंड को छीन सकता था विदाउट द कंसेंट ऑफ कम्युनिटी। मतलब कि कम्युनिटी ने अपनी मर्जी से एक लैंड दे दी किसी पेजेंट को, अब राजा भी चाहकर उस पेजेंट से उसकी लैंड को नहीं छीन सकता। कब तक नहीं छीन सकता, जब तक कि जो कम्युनिटी है जिसने उसको लैंड दी है उसकी कंसेंट ना मिल जाए। ठीक है, तो मतलब इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था कि हर एक को उसकी लैंड देनी है ताकि वो खुद उस पर उगा के खा सके। तो ओरिजिनली क्या होता था, जो अहोम्स हैं वो खुद के ट्राइबल गॉड्स की पूजा करते थे। ठीक है, बट धीरे धीरे फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी तक, मतलब कि 17th सेंचुरी के शुरुआत तक क्या हुआ, धीरे धीरे ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया। यहाँ पे ब्राह्मण्स का जो दबदबा है वो बढ़ने लग गया, और टेम्पल्स और ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट देने लग गए यहाँ के राजा, जो अहोम्स के राजा थे। तो वो लोग ब्राह्मण्स को टेम्पल्स देने लग गए, टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को लैंड वगैरह ग्रांट करने लग गए। और इसी वजह से ब्राह्मण्स की जो जनसंख्या है वो इनके स्टेट में बढ़ने लगी, और उनका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा बढ़ने लग गया। और धीरे धीरे करके जो हिंदुइज्म है यहाँ पे एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया। सो इन द रेन ऑफ सिप सिंह, तो सिप सिंह जो राजा थे उनके टाइम तक जो हिंदुइज्म है वो एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन चुका था यहाँ पे अहोम्स में। बट फिर भी जो अहोम्स के किंग थे उन्होंने पूरे तरीके से अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को नहीं छोड़ा था। मतलब कि उन्होंने हिंदुइज्म तो अडॉप्ट कर लिया था, बट फिर भी उनके जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स वगैरह थे उनको भी वो फॉलो कर रहे थे साथ साथ। सो अहोम्स की जो सोसाइटी थी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी, एक तरह से डेवलप्ड थी। तो यहाँ पे जो पोएट्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे, उनको भी लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। और यहाँ पे थिएटर को भी इनकरेज किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर में पार्टिसिपेट करें। और जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे संस्कृत के, उनको उनके खुद के लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था, ताकि उनके लैंग्वेज के लोग जो हैं वो भी उन वर्क्स को पढ़ पाएं। और उनके खुद के हिस्टोरिकल वर्क्स जिन्हें कि बुरांजीज कहा जाता है, उनको पहले तो अहोम की भाषा में लिखा गया, अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, और उसके बाद असमीज में भी लिखा गया। ठीक है, तो हमने देखा था नॉर्मली जो ट्राइबल्स होते हैं उनका रिटन अकाउंट नहीं मिलता, बट यहाँ पे देखेंगे हम अहोम्स के केस में तो ये लोग अपने हिस्टोरिकल वर्क्स लिख रहे थे। ठीक है, उनको ट्रांसलेट कर रहे थे ताकि जो उनकी जनरेशन है, उनके जो लोग हैं वो भी उन सब चीज़ों को पढ़ पाएं। नाउ कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, अभी चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है और हम देखते हैं कि हमने इतना सब कुछ पढ़ा। हमने अहोम्स के बारे में भी जस्ट पढ़ा, हमने गोंड ट्राइब के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ा, नोमैड्स के बारे में पढ़ा। तो इस सब से हमने क्या जाना, क्या देखा कि सोसाइटी में किस तरह का चेंज आ रहा था। ठीक है, तो हमने देखा कि कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इस टाइम पे हमारे सोसाइटी में चेंजेस तो आ रहे थे। जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते थे। हमने देखा था वैसे तो ये लोग अलग अलग रहते थे, बट फिर भी ये काफी मायनों में एक दूसरे पर डिपेंड करते थे, वो लोग भी इंटरेक्ट करते रहते थे। ठीक है, और इस इंटरेक्शन के कारण ही दोनों सोसाइटीज को चेंज करना पड़ा, दोनों ही सोसाइटीज में चेंजेस आए और उन्होंने अलग अलग चीजों को अडॉप्ट किया। सो हमने देखा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह की ट्राइब्स रहती थी। हमने बंजारास के बारे में पढ़ा, हमने गोंड्स, अहोम्स, और फिर भी हमने देखा था कितने सारे ट्राइब्स थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में। तो आप इसमें आपको देख सकते हो अच्छे से कि इतने तरह के ट्राइब्स थे, और ये सभी ट्राइब्स जो है इन्होंने अलग अलग जरिया अपनाया हुआ था जीवन चलाने के लिए। सबने अलग अलग लाइवलीहुड अडॉप्ट किए हुए थे। कोई जंगलों से अपना सामान इकट्ठा करता और पेट वगैरह भरता था, कोई जगह जगह घूम के मतलब एक तरह से ट्रेडिंग भी करता था। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपने अपने लाइवलीहुड अर्न करने के तरीके अपनाए हुए थे। फिर हमने देखा कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि कुछ इन्फ्लुएंशियल ट्राइब भी ऐसी थी जो कि रूलिंग पोजीशन तक जा सकी, बट ज्यादातर ट्राइब ऐसी थी जो कि निचली कास्ट तक, जो लोअर कास्ट है, उनमें ही इंक्लूड होकर रह गई थी। बट फिर हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ये जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है इसको बिल्कुल भी नहीं अपनाया। जैसे कि हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट वाले तरफ बहुत सारे लोगों ने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था, और उन लोगों ने जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। बहुत सारे जो ट्राइब्स थी वो ऐसी भी थी जिन्होंने अपने खुद के एक्सटेंसिव स्टेट्स एंड किंगडम स्टैब्लिश कर लिए। राइट, जैसे हमने देखा था जो गोंडवाना है, तो गोंड्स ने भी अपना एक कितना
पावरफुल स्टेट स्टैब्लिश कर लिया था। अहोम्स का हमने देखा। सो ट्राइब्स ने भी अलग अलग जो स्टेट्स हैं, पावरफुल किंगडम्स हैं, वो स्टैब्लिश कर लिए थे और एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टैब्लिश कर लिया था कि इनके में ऐसा नहीं था कि सब कुछ उथल पुथल है। एकदम वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो प्रशासन है वो एकदम सही तरीके से ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए धीरे धीरे करके ये भी पॉलिटिकली भी पावरफुल हो गए। और जैसे जैसे ये पॉलिटिकली पावरफुल हुए तो जो दूसरे पॉलिटिकल पावरफुल ग्रुप थे उनके साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, उनसे इन्हें लड़ना पड़ा, है ना, कि जैसे मुगल्स वगैरह थे वो इन पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकल पावर तो गेन कर ली थी बट उसके साथ साथ जो दूसरे किंगडम्स एंड एम्पायर्स थे उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट भी बना रहा। नाउ लेट्स लुक एट द सेक्शन ऑफ एल्सवेयर। सो इसमें मंगोल्स के बारे में दिया हुआ है कि किस तरह एक पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर्स की जो ट्राइब थी वो किस तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप बन गया और उसने इतने बड़े बड़े एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो वही हम देखेंगे। सो द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स। तो जो मंगोल थी वो एक ऐसी ट्राइब थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर की ट्राइब थी। सो ये लोग दे इनहैबिटेड द ग्रासलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द फॉरेस्टेड एरियाज फॉर द नॉर्थ। तो सेंट्रल एशिया के जो ग्रासलैंड्स थे, जो घास वाले इलाके थे, जो जंगल वाला इलाका था, तो उनमें ये लोग रहते थे। बाय 1206 जंगीज खान हैड यूनाइटेड द मंगोल एंड टर्किश ट्राइब्स। तो जंगीज खान के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मुगल्स हैं वो एक तरीके से जंगीज खान के से रिलेट करते हैं, उनके वंशज हैं, राइट, हमने पढ़ा था। तो जंगीज खान ने 1206 तक मंगोल्स एंड जो टर्किश ट्राइब थी उनको यूनाइट कर दिया था, उनको एक साथ ला दिया था और एक बहुत पावरफुल मिलिट्री फोर्स बना दी थी। और जब जंगीज खान की डेथ हुई तब तक उसने बहुत बड़े बड़े इलाकों तक कब्जा कर लिया था। ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज की, मतलब बहुत बड़े साम्राज्य के वो राजा था। और जंगीज खान के बाद भी उसके जो सक्सेसर्स आए उन्होंने भी इनका जो एम्पायर है वो बढ़ाया और इतना बढ़ा लिया कि एक टाइम तक कुछ पार्ट्स ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप, चाइना एंड वेस्ट एशिया, तो मतलब इन सभी जगहों के कुछ कुछ जो पार्ट थे वो इनके एम्पायर के अंदर आते थे, मंगोल्स के एम्पायर के अंदर। तो देख लो कितना बड़ा एम्पायर इन लोगों ने बना चुका था। सो द मंगोल्स हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इनके भी एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और इनको अलग अलग एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स जो है वो सपोर्ट करते थे और उनके सपोर्ट के दम पे ही ये और ज़्यादा अपने एम्पायर को बढ़ा रहे थे। ठीक है, सो हमने ये एल्सवेयर वाला सेक्शन भी पढ़ लिया। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 7 of class 7th history. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. If you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, take care and bye bye.